कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। पहाड़ी शहर ऋषिकुंज की एक शांत सुबह थी। सूरज हल्के बादलों के बीच से झांक रहा था और दूर से नदी की धीमी आवाज किसी पुराने संगीत की तरह हवा में घुल रही थी। इसी शहर में रहता था आरव, जो बाहर से देखने पर हर तरह से सफल माना जाता था, लेकिन भीतर से लगातार खालीपन महसूस करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, सोसाइटी में सम्मान भी था, पर उसके भीतर किसी ऐसी जगह की दरार थी जहां रोशनी पहुंचती ही नहीं थी। आरव अक्सर खुद से पूछता कि आखिर उसकी जिंदगी में यह बेचैनी कहां से आती है, जबकि हर व्यक्ति उसे भाग्यशाली कहता है। वह अपनी ही सोचों के बीच उलझा रहता। ऑफिस जाते समय कार चलाते हुए वह ट्रैफिक सिग्नल पर खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि लोग इतने शोर में भी कैसे जी रहे हैं। उसे लगता कि उसके दिमाग के भीतर भी ऐसा ही अनियंत्रित शोर भरा हुआ है। एक शाम जब वह घर लौट रहा था, उसकी कार अचानक खराब हो गई। सड़क किनारे एक चाय की दुकान थी और उसने वहीं रुककर एक कप चाय लेने का फैसला किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आश्रम था जहां अक्सर लोग ध्यान करने आते थे। चाय पीते हुए उसकी नजर वहां बैठे एक बुजुर्ग साधक पर पड़ी। साधक का नाम था नेत्रमु। वह शांत बैठे थे जैसे भीतर की दुनिया में कोई तूफान ही ना हो। आरव को उनकी शांति ने खींचा और उसने उनसे बातचीत शुरू की। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मन अगर बगीचे की तरह हो तो बुरे विचार उसमें खरपतवार की तरह उगाते हैं। बस इस वाक्य ने आरव को भीतर तक छू लिया, क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसके मन की हालत को बिल्कुल पहचान लिया है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ा और कुछ दिनों बाद आरव नियमित रूप से नेत्रमुनि के पास जाने लगा। वह समझ चुका था कि उसका मन ही उसकी सारी समस्याओं की जड़ है। वह खुद को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर की थकान लगातार उसके खिलाफ काम करती। नेत्रमुनि ने एक दिन उसे एक छोटी सी प्रैक्टिस करने को कहा। उन्होंने एक लाल रंग का फूल पकड़ा और बोले कि इस फूल को एकटक देखते हुए सिर्फ एक ही विचार को पकड़कर रखना। इसे उन्होंने हार्ट ऑफ द रोज कहा। शुरू में आरव 10 सेकंड भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन इधर उधर भागता रहता, लेकिन वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगा और कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक भागदौड़ धीरे धीरे कम हो रही है। एक सुबह जब वह आश्रम पहुंचा तो नेत्रमुनि ने उसे पहाड़ी के ऊपर बने पुराने मकान में चलने को कहा। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। साधक ने उसे बताया कि मकानों की रोशनी, ट्रैफिक का शोर और बहती हवा में एक खास संदेश छुपा है कि जिंदगी बाहर नहीं बल्कि भीतर से चलती है। उन्होंने कहा कि जो भीतर के विचारों को काबू कर लेता है वही जीवन की दिशा तय करता है। यही वजह है कि वह उसे बार बार कहते कि अपने उद्देश्य को साफ करो, क्योंकि उद्देश्य ऊर्जा की दिशा तय करता है। बिना दिशा के ऊर्जा बिखर जाती है और मन भी। आरव ने अपने जीवन में पहली बार गंभीरता से सोचा कि उसका असली उद्देश्य क्या है। वह सिर्फ अच्छी नौकरी कर लेना और घर खरीद लेना नहीं हो सकता। उसके भीतर कहीं गहरा खालीपन था जिसे भरने के लिए उसे अपने जीवन को एक नए ढंग से देखना होगा। नेत्रमुनि ने उसे विजुअलाइजेशन सिखाया। उन्होंने कहा कि हर सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठकर उस जिंदगी को देखो जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। तुम्हारा मन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। जो तस्वीरें तुम उसे बार बार दिखाओगे वही बाहर की दुनिया में प्रकट होने लगेंगी। आरव ने इसका अभ्यास शुरू किया। वह खुद को एक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति की तरह देखने लगा। समय के साथ यह तस्वीर उसके भीतर स्थिर होने लगी। साधक ने उसे मंत्रा रेपिटेशन भी सिखाई। उन्होंने एक छोटी सी लाइन दी जिसे वह मन ही मन दोहराता। यह लाइन उसे भीतर के अव्यवस्था को शांत करने में मदद करती। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि वह अब बिना वजह तनाव में नहीं आता। एक दिन साधक ने उसकी हथेली पर एक छोटा सा गुलाबी रंग का तार रखा और बोले कि यह पिंक वायर केबल है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि अभ्यास दोहराने से ही मजबूती आती है।
जैसे रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास एक दिन बड़े परिवर्तन में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे प्रयासों की शक्ति को कभी हल्का मत समझना, क्योंकि छोटे विजय ही बड़ी आत्मविश्वास का जन्म देती है। आरव ने अपने दिन को थोड़ा अलग ढंग से देखना शुरू किया। साधक ने उसे कहा कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है और हर सुबह उसे 10 मिनट की चुप्पी के साथ शुरू करना चाहिए। यह साइलेंस उसकी मानसिक भूल को साफ करेगा। आरव इस प्रैक्टिस को अपनाकर हैरान था कि उसकी सुबह कितनी आसान और हल्की हो जाती है। सुबह का 10 मिनट पूरे दिन का तालमेल बदल देता था। अब नेत्रमुनि ने उसे लक्ष्य लिखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिन लक्ष्यों को लिखा जाता है वे अवचेतन मन में गहरी तस्वीर बनाते हैं और वही व्यक्ति को दिशा देते हैं। आरव ने अपने जीवन के छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य साफ साफ कागज पर लिखे और रोज उन्हें पढ़ने लगा। उसे लगा कि उसकी ऊर्जा अब बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में बहने लगी है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर बदलाव इतने साफ दिखाई देने लगे कि उसके दोस्त भी पूछने लगे कि वह इतना शांत कैसे हो गया है। आरव केवल मुस्कुराता, क्योंकि वह जान चुका था कि शांति बाहर से नहीं आती। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी शुरू कर दी थी। वह हर रात 3 चीजें लिखता जिनके लिए वह आभारी है। यह साधारण सा अभ्यास उसकी पूरी मानसिकता को बदल रहा था। पहले वह कमी पर ध्यान देता था, अब वह हर दिन की सुंदरता को देखता था। एक शाम नेत्रमुनि ने उसे लाइट हाउस की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकाश स्तंभ समुद्र में दिशा दिखाता है, वैसे ही उद्देश्य जीवन को राह देता है। बिना उद्देश्य के इंसान भावनाओं की लहरों में बहता रहता है। आरव को यह कहानी गहराई से प्रभावित कर गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी एक लंबे समय तक बिना किसी प्रकाश स्तंभ के भटकती रही थी। साधक उसे एक सुनहरा स्टॉपवॉच भी दिखाते थे जो समय की महत्ता का प्रतीक था। वे कहते थे कि अगर तुम अपने मिनटों का सम्मान करोगे तो घंटे अपने आप सम्मान देंगे। आरव ने अपने दिन को स्केड्यूल करना शुरू किया और देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि पर्सनल डिसिप्लिन कोई सजा नहीं बल्कि खुद से किया गया वादा है। यह वादा उसे अपनी क्षमता तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा था। वह अब हर दिन छोटे कामों को भी पूरी निष्ठा से करता और देखता कि उसका आत्मविश्वास गहरा हो रहा है। अब वो सॉलिट्यूड को भी समझने लगा। कभी कभी वह नदी किनारे अकेला बैठता और मन को हल्का होने देता। उसने महसूस किया कि अकेलापन अलग चीज है और एकांत अलग। एकांत में मन साफ होता है और व्यक्ति खुद को सुन पाता है। कभी कभी उसे अपने पुराने विचार लौटते हुए महसूस होते, पर अब वह जान चुका था कि विचारों को बदला जा सकता है। वह बार बार अपने गुरु की यह बात याद करता कि मन अगर बगीचा है तो तुम्हें हर रोज उसकी देखभाल करनी होगी। आरव की यात्रा अब एक नए मोड़ पर आने वाली थी। उसके भीतर की दुनिया बदल चुकी थी और अब बाहरी दुनिया भी उसी बदलाव का जवाब देने वाली थी। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि वह अपनी दिशा खुद तय कर सकता है। और ठीक उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अगले स्तर में धकेल दिया। यह घटना उसकी असली परीक्षा बनकर खड़ी हुई और यह भी साफ कर दिया कि उसने अब तक जो सीखा है वह कितना भीतर तक उतरा है। उस शाम आरव आश्रम से लौट ही रहा था कि अचानक शहर के पुराने इलाके में बड़ी हलचल दिखाई दी। लोग इकट्ठा होकर कुछ चर्चा कर रहे थे। वह पास गया तो पता चला कि उसी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग शिक्षक श्री प्रहलाद अचानक बेहोश होकर गिर गए थे और उनका परिवार आर्थिक तंगी में था। अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल था और घर के लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। आरव के मन में अजीब सी खामोशी उतर गई। उसने कभी उन लोगों से कोई खास परिचय नहीं किया था, पर उसके भीतर से किसी आवाज ने कहा कि यही वह क्षण है जहां वह अपनी सीख को जीवन में उतार सकता है। उस आवाज ने जैसे उसे रोककर कहा कि सिर्फ मन पर मास्टरी हासिल करना ही काफी नहीं है। उसकी परीक्षा तब होती है जब किसी की जरूरत तुम्हारे सामने खड़ी हो। आरव तुरंत आगे आया और परिवार से कहा कि वे डॉक्टर से बात करें। अस्पताल के सारे खर्च वह संभाल लेगा। पहले तो परिवार को विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर धीरे धीरे बात स्पष्ट हुई और वे सब उसकी तरफ आशा से देखने लगे। आरव ने अपनी कार मंगवाई और अपने हाथों से प्रहलाद जी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि दिल की धड़कन अचानक अनियमित हो गई थी और समय पर इलाज न मिलता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। यह सुनते ही आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन शुक्रिया कहा कि वह सही समय पर वहां से गुजरा। एक तरफ अस्पताल के काम चल रहे थे और दूसरी तरफ उसके भीतर एक नया एहसास जन्म ले रहा था।
अब उसे समझ आ रहा था कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अपने जीवन की चीजों के लिए नहीं, बल्कि उन मौकों के लिए भी है जहां इंसान किसी और को सहारा बन सकता है। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठे बैठे बहुत देर तक सोचता रहा। सामने लगे पेड़ के पत्तों से छनती रोशनी उसे याद दिला रही थी कि उद्देश्य केवल कागज पर लिखा हुआ शब्द नहीं है। उद्देश्य वह दिशा है जहां इंसान का मन, उसकी ऊर्जा और उसकी करुणा साथ मिलकर बहती है। कुछ देर बाद उसका फोन बजा और नेत्रमुनि ने पूछा कि आज वह आश्रम क्यों नहीं आया। आरव ने पूरी घटना बताई। साधक कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले कि जीवन हमेशा उसी व्यक्ति को परीक्षा देता है जिसने सीखने का रास्ता चुना हो। तुमने अपनी सीख को कर्म में बदल दिया है। तुम्हारी इस कर्मशीलता से तुम भीतर से और मजबूत बनोगे। अगली सुबह आरव अस्पताल पहुंचा तो देखा कि प्रहलाद जी अब होश में थे। उनकी आंखों में कमजोरी थी, लेकिन चेहरे पर कृतज्ञता भी। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और बोले कि आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बचाई है। आरव ने धीरे से कहा कि वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ और खोल रहा था। यह मदद करना केवल किसी जरूरतमंद की सहायता भर नहीं था, यह उसकी आत्मा के भीतर छिपी हुई दया को बाहर लाना था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसका उद्देश्य बाहर कहीं नहीं था, बल्कि उसकी दैनिक क्रियाओं में, उसके निर्णयों में और उसके मन की दिशा में छिपा था। अस्पताल के अगले 2 दिन उसके लिए जैसे किसी और किताब के पन्ने बन गए। वह हर सुबह जल्दी पहुंच जाता, डॉक्टरों से बात करता और उनके परिवार का मनोबल बढ़ाता। उसने महसूस किया कि जब वह पूरी गंभीरता से उपस्थित होता है तो छोटी से छोटी बात भी अर्थपूर्ण बन जाती है। उपस्थित रहना ही एक कला है जिसे वह लंबे समय से भूल चुका था। तीसरे दिन प्रहलाद जी को डिस्चार्ज मिला। उनका परिवार रोते हुए आरव का धन्यवाद कर रहा था। आरव के पास जवाब में शब्द नहीं थे। उसने सिर्फ इतना कहा कि जिंदगी सबको मौका देती है खुद को बेहतर दिखाने का, और कभी-कभी यह मौका किसी दूसरे की मुसीबत के रूप में आता है। जब वह घर लौट रहा था तो उसके भीतर अचानक भारी थकान महसूस होने लगी। कई दिनों से भाग-दौड़, भावनात्मक दबाव और एकदम से हुई जिम्मेदारी ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था। वह कार पार्क करके धीरे धीरे अपने फ्लैट में गया और बिना कुछ खाए सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर फिर वही पुरानी बेचैनी उभर रही है, वही विचारों का हंगामा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अच्छी घटनाओं के बाद भी उसे मन के भीतर यह तनाव क्यों महसूस हो रहा है। तभी उसे याद आया कि नेत्रमुनि ने कहा था कि जब भी मन भारी हो जाए तो सबसे पहले उसे साइलेंस दो। वह आंखें बंद करके बैठ गया और 10 मिनट धीरे धीरे सांस लेता रहा। जैसे जैसे उसकी सांस गहरी होती गई, मन की उलझनें ढीली होने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह पिछले 3 दिनों में अपनी तकनीकों को पूरी तरह भूल गया था। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, डेली साइलेंस, गोल रिटन प्रैक्टिस, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। पर प्रहलाद जी की स्थिति ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि वह खुद को भूल गया। उसने धीरे से खुद से कहा कि डिसिप्लिन दिमाग पर बोझ नहीं बल्कि आत्मा का सहारा है। उसे समझ आ गया कि यह प्रैक्टिस इसी नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि जीवन के संतुलन के लिए है। अगली सुबह वह फिर से आश्रम पहुंचा। वहां उसे नेत्रमुनि पहले से उसकी प्रतीक्षा करते मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि कैसा महसूस कर रहा है। आरव ने ईमानदारी से कहा कि उसका मन पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ देखकर हिल गया था। उसे अच्छा भी लगा और भीतर से डर भी महसूस हुआ कि क्या वह सच में इतना जिम्मेदार है। नेत्रमुनि ने कहा कि मन जब भी किसी बड़े अनुभव से गुजरता है तो उसका संतुलन बदल जाता है, लेकिन तुमने जो किया वह सिर्फ दया नहीं थी बल्कि तुमने अपनी खुद की शक्ति को पहचानने का पहला कदम उठाया है। फिर उन्होंने एक गुलाब की कली आरव की हथेली पर रखी और कहा कि मन को रोज पानी चाहिए। जैसे बगीचा रोज देखभाल मांगता है, वैसे ही मन की जमीन को भी रोज सकारात्मकता चाहिए। अगर तुम यह देखभाल छोड़ दोगे तो पुराने खरपतवार वापस आ जाएंगे। आरव ने समझ लिया कि उसके जीवन की असली यात्रा अब शुरू हो रही है। उसने महसूस किया कि मन पर मास्टरी सिर्फ शांत बैठने से नहीं आती,
वह तब आती है जब शांत बैठने का प्रभाव जीवन के हर फैसले में दिखाई दे। उस शाम वह पहाड़ी के ऊपर वाले पुराने मकान पर गया जहां से पूरा शहर एक बड़े कैनवास की तरह फैला दिखता था। वहां खड़े होकर उसने अपनी जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव याद किए, अपनी नौकरी का तनाव, अपने भीतर की असुरक्षा, अपने खोए हुए उद्देश्य और अब वह नई रोशनी जिसे उसने खोज लिया था। वह खुद से कह रहा था कि वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। इस दिशा में साफ उद्देश्य होगा, छोटे छोटे सुधार होंगे और हर दिन ग्रैटिट्यूड की चादर बिछी होगी। उसे लगा कि वह खुद को फिर से नए सिरे से बना रहा है। थोड़ी देर बाद हवा तेज हुई और उसके सामने एक दृश्य उभरा, जैसे शहर के ऊपर बादलों के बीच से कोई हल्का सा प्रकाश स्तंभ चमक रहा हो। उसे लाइट हाउस की कहानी याद आई और वह मुस्कुराया कि शायद यह वही संकेत है जिसे उसका मन लंबे समय से ढूंढ रहा था। आरव ने उसी क्षण फैसला किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेगा। वह प्रहलाद जी जैसे लोगों के लिए एक छोटा सा फंड शुरू करेगा ताकि विवाद में फंसे गरीब परिवारों की मदद हो सके। वह इस प्रयास को अपने उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगा। दिन बीतते गए और वह अपनी तकनीकों और सीखों को फिर से अपनी दिनचर्या में शामिल करके और मजबूत बन गया। उसकी विजुअलाइजेशन और भी स्पष्ट होने लगी। हर सुबह की साइलेंस अब उसके लिए किसी पवित्र अनुष्ठान जैसी थी। उसकी ग्रैटिट्यूड जर्नल रोज नए आभार से भरती जाती। एक शाम नेत्रमुनि ने उससे कहा कि तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहली बार यहां आया था। तुमने अपने भीतर के डर को देखा, उसे स्वीकार किया और फिर उसे बदल दिया। यही असली मास्टरी है। तुम्हारा मन अब बगीचा बन चुका है जहां सकारात्मकता के फूल खिल सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और पहाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा कि वही शहर जिसने पहले उसे परेशान किया था अब उसे प्रेरित कर रहा है। उसने महसूस किया कि जीवन बदलने के लिए जगह नहीं बदलनी होती बल्कि नजरिया बदलना होता है। उसका मन एकदम स्पष्ट था। आने वाले दिनों में वह अपने उद्देश्य को और भी मजबूत करेगा। वह लोगों के बीच सकारात्मकता फैलाएगा, खुद को लगातार बेहतर बनाएगा और हर दिन अपने मन की जमीन को सुंदर रखेगा। कहानी वही खत्म नहीं हुई बल्कि अब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। यह शुरुआत किसी नाटकीय मोड़ से नहीं बल्कि भीतर की उस खामोशी से हुई थी जिसने उसे उसकी असली पहचान दिखाई। उसने महसूस किया कि सच में वही होता है, आप अपने भीतर जो सोचते हैं वही बाहर की दुनिया बन जाती है। यही वह क्षण था जहां आरव मुस्कुराकर कह उठा कि आज से उसका जीवन उसी प्रकाश स्तंभ की रोशनी में चलेगा जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था, और इस बार वह खोएगा नहीं बल्कि हर कदम पर और भी स्पष्ट होगा। दोस्तों, अगर आरव अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवार सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान बिल्कुल तैयार होकर शुरू नहीं करता, पर शुरू करने से ही रास्ता साफ होने लगता है। जब उसने अपने मन का शोर शांत किया, अपने डर को देखा और छोटे छोटे कदम उठाए, उसकी दुनिया बदलने लगी। यही बदलाव हमारे लिए भी संभव है। हम सबके भीतर ताकत छुपी है, बस हमें उसे जगह देना है। अगर एक साधारण इंसान अपने विचार, अपनी ऊर्जा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से दिशा दे सकता है तो हम भी उस ताकत को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, कभी मत सोचो कि देर हो गई। असली शुरुआत वही होती है जहां दिल पहली बार कहता है कि अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। अगर यह कहानी आपको भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की हिम्मत देती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आज से आप कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरित हों।